Good morning to all of you. Myself Pinku Kumar Singh. I am going to teach you physics. फिजिक्स हिंदी में इसका अर्थ होता है भौतिकी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु दिखती है, दिखाई देती है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। मतलब हिंदी में आप लोग जानते हैं भौतिकी। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दो तरह के होती है। कितने तरह के होते हैं? हम मेरे साथ बोलेंगे, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक होता है हमारे अंदर की दुनिया, एक होता है हमारे बाहर की दुनिया। अब ये अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमारे अंदर की दुनिया, द वर्ल्ड इनसाइड अस। हमारे अंदर की दुनिया, इसी को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं द वर्ल्ड इनसाइड अस। ये हमें बताता है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा कैसा स्वभाव है, हमारी संस्कृति कैसी है, हम किस तरह के काम करना पसंद करते हैं। अब उसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? रिलेटेड टू आवर आर्ट्स, कल्चर, इंटेलिजेंस, दे आर आवर इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड कहने का अर्थ है हमारे अंदर की दुनिया। चलिए अब हम कुछ बातों को लिख लिए हैं, उसको आप लोग नोट करिएगा, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। फर्स्ट में वर्ल्ड इनसाइड अस, अंदर की दुनिया। वर्ल्ड आउटसाइड अस, बाहर की दुनिया। इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्ल्ड इनसाइड अस, अंदर की दुनिया। अब इसका अंदर की दुनिया का मतलब समझ रहे हैं? जो हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। जैसे कि कैसा सोचना। अब देखो, सोचेंगे हम कुछ और सोच सकते हैं, हमारे दोस्त कुछ और सोच सकते हैं। जैसा देखो, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ और सोच रहे होंगे, तुम पढ़ रहे हो तो तुम मेरे बारे में कुछ और सोच रहे हो, तुम्हारा दोस्त लोग किसी और के बारे में कुछ और सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में कुछ और सोच रहा होगा। मतलब हर लोग अलग अलग प्रकार के सोच रखते हैं। मतलब वो सोच कहाँ से आएगा? हमारे शरीर के अंदर से, ठीक है, हमारा स्वभाव। अब देखो, हम लोग जितना भी आदमी होता है, सबका स्वभाव क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। अब स्वभाव अलग अलग होता है, ये क्या बात हो गई, है ना। इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे किसी बच्चे को देखता होगा, उसका जो स्वभाव है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। कोई लड़ाई करने वाला बच्चा होता है तो कहता है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है। स्वभाव कहने का मतलब होता है जो नेचर है, जो उस तरीका से बोलता है, वो तरीका उसका अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारी संस्कृति, अब हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे। हमारी संस्कृति कैसा है कहने का मतलब कि हम कैसे रहते हैं, हमारे घर में जो मम्मी पापा हमको सिखाए हैं, हम उनसे कैसे बात करते हैं। जैसा तुम बात करोगे वैसा ही क्या होगा, तुम्हारा संस्कृति डेवलप होगा। संस्कृति कहने का मतलब कैसे तुम अपने घर में, अब बाहर किसी से बात करते हो तो बात करने का तरीका से पता चल जाएगा कि तुम किस जगह से आए हो। जैसे कोई गांव का बच्चा शहर में जाता है तो वो बात करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, लेकिन वही शहर का बच्चा जब गांव में आता है तो वो जब बात करता है तो उससे बात करने वाला आदमी का वो क्या बोलता है कि वो इसको बात करने नहीं आता, वो देखो गाली दे रहा है। गांव का बच्चा क्या करता है, अभी उसकी छवि बनी हुई तो वो गाली देते रहता है, ठीक है, समझे। हमारी संस्कृति का मतलब ये हुआ। अब हम कैसा काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। हमारा काम करने का पसंद भी अलग अलग होता है। जैसे कोई बच्चा को क्या होगा, पढ़ना पसंद होगा, किसी को खेलना पसंद होगा, किसी को कुछ और करना पसंद होगा, ठीक है। ये सब जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है। किस सबको अलग अलग चीज पसंद होंगे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर की दुनिया, इनर वर्ल्ड अराउंड अस या वर्ल्ड इनसाइड अस, ठीक है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में भी कुछ छोटा सा डिफिनेशन है आप लोग के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े थोड़े करके इंग्लिश हम लोग आगे व्यापक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, द वर्ल्ड रिलेटेड टू आवर आर्ट्स, कल्चर एंड इंटेलिजेंस आर कॉल्ड आवर इनर वर्ल्ड।
इनसाइड अस। कहने का मतलब जैसा हमारा क्या है, आर्ट है, मतलब हम लोग का तौर तरीका, कल्चर मतलब संस्कृति, और इंटेलिजेंस जैसा हम लोग का बुद्धि होगा, वैसा ही क्या होगा, हम लोग का अंदर से विकास होगा, या अंदर की दुनिया हमारा वैसा ही होगा। जैसे हम लोग खेलने वाले बच्चों के साथ रहेंगे तो हमको हर समय क्या होगा, खेलने के प्रति दिमाग डेवलप होगा कि ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए, ये खेलना चाहिए। लड़ाई करने का क्या है, इसको मार देंगे, ऐसे मारना चाहिए तो वैसे मारना चाहिए, है ना। पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या, इस तरह से पढ़े अच्छा समझ में नहीं आया, फिर दूसरे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैसा ही हम लोग का क्या होगा, हम लोग का डेवलप होते चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग दूसरा क्या था, आप लोग को बताया था क्या था दूसरा था बाहर की दुनिया, वर्ल्ड आउटसाइड। ये है हम लोग का फिजिक्स, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है, ज्ञान इंद्रियां होती है। अब ज्ञान इंद्रियां आप लोग को पता होगा, ज्ञान इंद्रियां हमारी कितनी होती हैं, जानते हैं कोई, जानते हैं तो अपने मन में बोलिए। चलिए ठीक है, हमारे ज्ञान इंद्रियां 5 होती है ना। अब कौन कौन होती है हम नहीं बताएंगे, कौन कौन होती है ये आप लोग हमको बताएं, ठीक है। वहां बताएंगे कि ज्ञान इंद्रियां 5 होती है, कौन कौन होती है वो टाइप करेंगे, ठीक है। देखिए, जिसकी मदद से हम बाहर की दुनिया को अनुभव करते हैं। अब जिसकी मदद से, समझ रहे हैं, मतलब कि ज्ञान इंद्रिय क्या है, उसका सहारा लेकर के हम बाहर की दुनिया का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम किसी चीज को छू को महसूस करते हैं तो उसमें हमारा कौन सा ज्ञान इंद्रिय लगता है, ठीक है। हम छूते हैं ना, है ना, हम अपनी त्वचा से किसी चीज को छूते हैं। अब छूने का मतलब क्या हो गया, अब हम लोग को 2 गिलास में पानी रखा हुआ, ठीक है, घर में मांगे कोई, एक में गर्म रखा हुआ, एक में ठंडा रखा हुआ, ठीक है। अगर हमारे पास ज्ञान इंद्रियां नहीं होती तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता, जाकर छू लेते, जब छूते तो जलता तब पता चलता, है ना, अरे ये तो गर्म है, ये ठंडा है ना। कभी कभी हम लोग का ज्ञान इंद्रियां होते हुए भी हमसे कुछ क्या करते हैं, गलतियां हो जाती है। जैसे हम लोग कहीं और देखते रहते हैं और छू कुछ और देते हैं, हाथ जल गया, है ना, क्या जानते हैं कि बर्फ ठंडा होता है, लेकिन फिर भी दोस्त लोग क्या करते हैं, हमारे शर्ट के अंदर डाल देते हैं बर्फ, है ना, जिससे हम लोग को क्या महसूस होता है कि ठंडा है। अगर हमारे पास ज्ञान इंद्रियां नहीं होती तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि वो चीज़ क्या है, ठंडा है, ठीक है, समझे। अब देखो, हमारे पास आँख होता है, एक ज्ञान इंद्रिया एक आँख है, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कहाँ प्रकाश है। जैसे दिन के समय सूर्य से प्रकाश आ रहा है, रात के समय भी प्रकाश आता है, लेकिन किससे आता है, सोचिए, रात के समय भी प्रकाश आता है। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, हाँ रात में प्रकाश आता है, रात में तो अंधार रहता है, बोले तो एक भी नहीं करता है, कहाँ तो नहीं, बॉल जलता है ना, उससे प्रकाश आता है, ठीक है। देखिए, कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, तो आवाज कितना प्रकार का, आवाज फिर 2 प्रकार के, समझिए सिंपली तरीके से तो 2 प्रकार के होते हैं। एक जोर से कोई बोलता है तो तेज आवाज, एक धीरे से कोई बोलता है तो धीमा आवाज, ठीक है। नाक से हम लोग क्या करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। किसी के यहाँ क्या बना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, हाँ बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, इसके यहाँ कुछ बना स्पेशल, है ना। और कहीं पे हम लोग जा रहे हैं, बगल में नाली उली है तो महकता है, बहुत महक रहा है, नहीं, तो हम लोग सूंघ के अपने ज्ञान इंद्रियों की मदद से सूंघ लेते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एक जीभ होता है, जिससे क्या होता है, जब हम खाना टेस्ट करते रहते हैं तो क्या होता है, जब खाना अच्छा होता है तो इसका स्वाद क्या लगता है, हमको अच्छा लगता है, और जो चीज़ खराब रहता है उसका क्या होता है, स्वाद खराब आता है, ठीक है कि ना। जब कोई सब्जी खराब होता है और हम लोग खाते हैं तो उसे उसका जो स्वाद है वो क्या आता है, खराब आता है, तो इससे हम लोग पता चल जाता है कि नहीं ये चीज़ खराब हो चुका है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, हमारे ज्ञान इंद्रियों की मदद से, ठीक है। अब इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं द वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी व्हिच कैन बी सेंस बाय फिजिकल वर्ल्ड। कह रहा है कि जो हमारे जो बाहर की दुनिया है, जिसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, मतलब सेंस मतलब क्या करना, ज्ञान इंद्रियों की मदद से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द वर्ल्ड आउटसाइड अस, है ना, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, आज फिजिक्स से पहले थोड़ा सा हम लोग साइंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। साइंस का मतलब होता है
डिक्शनरी मीनिंग नॉलेज, समझते हैं ना, नॉलेज मतलब ज्ञान। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें साइंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, मतलब सुव्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, जब हम कुछ नियम बनाकर किसी काम को करते हैं उसे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कहते हैं। जैसे चलिए जानते हैं, सबसे पहले जब हम गिनती सीखते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद हम जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग समीकरण इत्यादि सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सबसे पहले समीकरण सीख लेते हैं, फिर वर्ग सीखते हैं, फिर गुणा सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, फिर लास्ट में जा कर के हम लोग गिनती सीखते हैं। ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कहने का मतलब हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से चलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे तैसे नहीं। आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ, जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग नेचर में होने वाली घटना को देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर हम कहीं पानी को डालते हैं और उसको रोकने के लिए सोचते हैं कि इसको रोके कैसे, तो क्या हम बोल के उसे रोक सकते हैं? नहीं, हम उसे बोल के नहीं रोक सकते हैं। अगर हम बोले कि तुम इधर से नहीं तुम इधर से बहो, ऐसा हो सकता है? कहने पे वो रास्ता बदल देगा? आप ही बता सकते हैं। इससे हम पाते हैं कि साइंस के पास एक रूल है, जिस तरफ स्लोप मतलब ढलान होगा पानी उधर ही जाएगा। ठीक है, यह नेचर का नियम है। अब हम इस नियम को पढ़ना चाहते हैं गहराई से, यही क्या है, फिजिक्स है। तो यहाँ पर से हम लोग को एक फिजिक्स का एक डिफिनेशन मिला। ठीक है, क्या मिला? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज ऑब्लिक रूल। क्या मिला डिफिनेशन हम लोग को? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, मतलब फिजिक्स क्या है? स्टडी नेचर का, नेचर मतलब प्रकृति का, और उसके नियमों का अध्ययन है। वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है या भौतिकी कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? साइंटिफिक मेथड, अब हम लोग जानेंगे साइंटिफिक मेथड होता क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि। अगर हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो वस्तु खिसक जाती है। ये कैसे हुआ, इसका पता लगाने की समझ हमें साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि से ही आती है। किसी वस्तु को हम लोग खींचते हैं तो वो हमारी तरफ आती है, ये इसका भी पता हम लोग को इसी से लगता है। कौन से? साइंटिफिक मेथड से। साइंटिफिक मेथड में हम लोग प्रकृति के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं और फिर भविष्यवाणी करते हैं। तो लिखेंगे साइंटिफिक मेथड। इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर एंड टू प्रिडिक्ट। एग्जाम्पल, पुश करने से आगे जाएगा, पुल करने से हमारे तरफ आएगा। फोर्स लगाने से कितना एक्सेलरेशन होता है, कितना वेलोसिटी होती है, कितना उसमें टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस वो तय करता है। ठीक है, यही सब को समझकर हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इंग्लिश में इसका डिफिनीशन लिखेंगे बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से। ठीक है, साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन एज मच एज डिटेल पॉसिबल। कहने का मतलब है कि सिस्टमैटिक में मेथड एक क्या है? सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, मतलब क्रमबद्ध चलने वाला फेनोमेना है, घटना है, जो क्या होगा, जिसको हम लोग सीखते हैं नेचर से, जितना गहराई से हो सके उतना गहराई से। एंड यूज दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेनाज। कह रहा है कि और इसका हम लोग अध्ययन करके हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉलेज को अध्ययन करके हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी भी घटना को, मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसमें सुधार सकते हैं, मॉडिफाई ला सकते हैं और उस घटना पे कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे हम लोग को पता चला कि भूकंप कैसे आते हैं और हमने बार बार स्टडी किया और सोचा, और भूकंप क्यों आते हैं इसके बारे में हमने नॉलेज प्राप्त किया। अब हम उस नॉलेज को क्या उपयोग करेंगे? तब हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि जब भूकंप आए तो हमारी बिल्डिंगें ना गिरे, भूकंप आए तो हमें पहले पता लग जाए।
ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं किसकी मदद से, साइंटिफिक मेथड की मदद से। इसी तरह से हम लोग वाटर फ्लो के रूल्स भी समझ, इसी तरह से एरोप्लेन जो हवा में उड़ेगा उसका भी रूल हम लोग समझते हैं। फिर हम समझते हैं और हमें जानते हैं कि कितना बड़ा पंख हमें बनाना चाहिए कि हम 100 आदमियों को ढोने लायक प्लेन बना सकें। 500 आदमियों को ले जाने के लिए कितना बड़ा प्लेन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा तो एरोप्लेन ही नीचे बैठ जाएगा और ज़्यादा छोटा बनेगा तो उड़ ही नहीं पाएगा। जब हम नेचर के रूल समझते हैं तब हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये सब के लिए हमें क्या चाहिए, साइंटिफिक मेथड। और व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, ये तो आप लोग को हम लिख ही दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैज्ञानिक विधि में हम प्रकृति के स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं और फिर भविष्यवाणी करते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन को दबा देंगे और अपने दोस्तों मित्रों के वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड के बारे में और उसको बारे में समझा था। साइंटिफिक मेथड को साइंटिफिक रूल बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चरण। इसको फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। जैसे अगर हमको छत पे भी चढ़ना है तो क्या करेंगे, हम लोग एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो नहीं कि नीचे से स्टार्ट किए और सीधे ऊपर पहुंच गए, एक बार में नहीं जाते, एक एक सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम रूल बनाते हैं तो रूल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप को देख के चलना पड़ेगा और उसको सही से पालन करना होगा। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, आफ्टर स्टैंडिंग साइंटिफिक मेथड वी फॉलो सम स्टेप्स टू मेक साइंटिफिक रूल और लॉ। हिंदी वाले बच्चों के लिए, वैज्ञानिक विधि समझने के बाद हम नियम बनाने के लिए कुछ चरणों का पालन करते हैं। यहाँ पर कुछ के जगह बुद्ध लिखा गया था, उसको हमने करेक्ट कर दिया है। देखिए, कुछ स्टेप्स फॉलो करने का मतलब क्या हो गया। पहला स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवलोकन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन वो बचपन से ही जानते हैं। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब क्या, किसी को देखकर उनके अनुभूति उतारना। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे को देखते हैं, वो क्या करते हैं, जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपनी माता पिता का क्या करते हैं, नकल करते हैं। मतलब क्या, नकल करने का मतलब हो गया कि वो अपनी माता पिता को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बोलते हैं, उसी के अनुसार क्या करते हैं, वो व्यवहार करते हैं। और बच्चे उसी का क्या करते हैं, अवलोकन कर देते हैं। मतलब जैसा वो करते हैं वैसा ही उनके बच्चे भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हम साइंस में, जब साइंटिफिक मेथड को समझने के बाद जब साइंटिफिक रूल बनाते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले तो हम लोग भविष्यवाणी कर दिए, देख लिए क्या होता है, समझ लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या सही होगा, है ना। कोई भी रूल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पानी का एग्जाम्पल भी लिया था साइंटिफिक मेथड समझने के लिए, है ना। अगर पानी को हम अपने लेफ्ट साइड को झुकाएंगे तो क्या होगा, पानी को अगर गिराएंगे और जिस जगह वस्तु पे गिराएंगे उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को झुका देंगे तो क्या होगा, पानी लेफ्ट साइड ही बहेगा, मतलब बाईं तरफ ही आएगा। अगर उसको दाहिनी तरफ कर देंगे तो वह दाहिनी तरफ जाएगा। समझ रहे हैं ना, जिधर का ढलाव रहेगा उधर ही जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख के जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो हम अवलोकन कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इससे हम लोगों को पता चलता है पानी वाले, अगर हम बायां साइड झुकाएंगे तो क्या होगा, पानी बायां साइड आएगा। अगर किसी वस्तु पे गिरा रहे हैं, उस वस्तु को क्या करेंगे, दाहिनी साइड झुकाएंगे और उस पर पानी गिराएंगे तो वस्तु दाएं साइड जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं कि पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, चाहे वो किसी डायरेक्शन में जाए, जहां जिधर ढलाव होगा जिस तरफ उधर ही पानी जाएगा। सिर्फ देखना वो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। और उसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा स्टेप, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लैब में जाकर हम देखना चाहेंगे कि पानी आखिर ऐसा क्यों जाता है। तो एक वस्तु हम लोग खड़ा कर लेंगे और ऊपर से उस पर पानी डालेंगे और पानी क्या होगा, बाएं साइड गिरेगा। और अगर हम दाहिनी तरफ ऊंचा कर देते हैं तो वो क्या होगा, अगर हम इसी चीज को लैब में ले जा करके करें तो वो क्या होगा, हमारा सेकंड स्टेप, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग। इसके लिए हम लोगों को लैब में ले जाकर देखना होगा कि पानी कहाँ से कहाँ जाता है, मतलब ऊंची जगह से नीचे जगह जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो पानी ढलान की ओर सफर तय करता है। इससे हम लोग अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में अवलोकन हुआ, दूसरा में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ।
अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब विश्लेषण करेंगे। एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम पानी गिरा रहे हैं तो पानी क्या होगा, ढलान की ओर बहेगा, मतलब जिधर स्लोप रहेगा उधर बहेगा। तो ये क्या हो गया, हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। पानी चाहे जहां भी हो, अगर वो बह रहा है दूसरी डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, उधर ढलान होगा, तभी पानी उधर जा रहा है। समझ रहे हैं। अब एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसको हिंदी में हम लोग गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं और दूसरा को मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं। एनालिसिस में हम लोग देखते हैं पानी आखिर उसे नीचे क्यों ले जा रहा है, इसका क्या होगा, एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। कैसे, हम लोग देखते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ सारी चीजों को खींचता है। ठीक है, अब ये तो स्लोप होता है, ढलान होता है, उसके कारण खींचता है, लेकिन स्लोप होने के कारण ही क्यों खींचता है, इसमें क्या क्या लगता है, इसमें फोर्स लगता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना, फोर्स का जानकारी होना चाहिए, फोर्स के कंपोनेंट्स का जानकारी होना चाहिए, अवयवों उनका जानकारी होना चाहिए, ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, गुणात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को देखना है पानी कहाँ से डालेंगे तो कितनी देर में आया। ठीक है, अगर कम हाइट से देंगे तो पानी धीरे धीरे आएगा, मतलब एंगल, जिससे जैसे हम एंगल उसका बदलते जाएंगे कोण, वो पानी क्या होगा, पानी का गिरने का गति तेज होगा, मतलब धीरे धीरे अगर एंगल हम लोग बढ़ाते जाएंगे, 10 डिग्री पे कुछ कम धीरे जाएगा, 20 डिग्री पे ज्यादा, 30 पे ज्यादा और ज्यादा, 40 पे और ज्यादा, है ना। ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, पानी का जो गिरने का स्पीड है वो क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं और इसमें हम लोग का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब है स्टेप 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग, है ना, गणितीय मॉडलिंग। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे क्या होता है जब हम फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। किसके हेल्प से, मैथमेटिकल मॉडलिंग के मदद से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया है। उसके बाद हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस लाइट फोर्स अपॉन मास इक्वल टू क्या होता है, a। तो हम लोग v का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा u प्लस एफ अपॉन m इंटू टी, मतलब जितना देर हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना देर क्या होगा, हमारा वेलोसिटी होगा। ठीक है, और बार बार इसको हम रख के देखते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, किसकी मदद से, मैथमेटिक्स की मदद से। हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल फेनोमेना का मैथमेटिकल मॉडल। अब आप लोग को लगेगा कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो इसका हिंदी हमने पहले ही बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ए फिजिकल टू एम इंटू ए। ऐसे हम अभी बहुत सारे क्या करेंगे, फॉर्मूला को सीखेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक में हो, मैकेनिक में हो, काइनेमेटिक्स में हो। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी को तो हम लोग जानते हैं, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा, है ना, वेग, मास होगा। अगर मास और वेलोसिटी अगर दोनों के पास है तो उसके पास एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब कोई भारी चीज, मतलब जिसका मास ज्यादा है वो चल रही है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, हल्की चीज चल रही है तो उसके पास कम एनर्जी है। इसका मतलब एनर्जी क्या है, मास पे डिपेंड करती है। अगर कोई गोली तेज गति से हमारे शरीर में जाती है तो ज्यादा अंदर तक चली जाती है, लेकिन वही उसका गति अगर धीमा हो जाता है तो वो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा नहीं जाती। ठीक है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड की, वेलोसिटी पर, वेग पर, और किसी चीज पे एनर्जी डिपेंड नहीं करती। तब हम लोग को पता लग गया कि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फोर्स और मास पे। क्या हमने किया, हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, है ना, मात्रात्मक विश्लेषण। और अब हम इसमें क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को शामिल करते हैं और एक रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। रिजल्ट निकाला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v टू द पावर 2, मतलब v का स्क्वायर। ये क्या हो गया, उस एनर्जी के क्या बन गई, मैथमेटिकल मॉडलिंग, माने गणितीय मॉडलिंग। ठीक है, जब हम एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक हमने मॉडल बनाया और उसमें मैथमेटिक्स को यूज किया। अभी तक हम लोग जानते थे किस किस पे डिपेंड करता है ना, और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब गणितीय मॉडलिंग। मॉडलिंग को समझने के लिए हम लोग गणितीय गणना भी कह सकते हैं। फॉर्मूला बना लेना, इक्वेशन बना लेना, ये क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है। मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद, ठीक है, अगर कोई टीचर है, प्रोफेसर है या साइंटिस्ट है तो क्या होगा, उसको क्या करना होगा, अगर उसके बारे में जानने के लिए किसी के पास और ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो क्या होगा, ये क्या है, सही है। तब सही है इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को प्रेडिक्शन करना होगा
भविष्यवाणी करना होगा, जो कि हमारा क्या है, स्टेप नंबर 5। ठीक है, और सब लोग मान लेते हैं कि ठीक होगा, लेकिन तर्क नहीं मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब लोग का मानना यह है कि अगर आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब गणितीय गणना अगर सही है तो आप इसको प्रूव कीजिए। प्रूव कीजिए इसका मतलब क्या हो गया, प्रेडिक्शन कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। आपने 2 मैथमेटिकल मॉडलिंग की। पहला, जो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे रहेगा उसके पास एनर्जी होगी, फॉर्मूला mgh। दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से चल रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv²। फिर हम एक नेचर का एक लॉ स्टडी करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वन मोशन। इसका मतलब हुआ हमारा mgh हाफ mv² के बराबर होगा, और ये सही होना चाहिए क्योंकि हमने क्या किया था, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या था, उसमें हम लोग क्या लिखे थे, mv² नहीं लिखे थे, उसमें क्या लिखे थे, हाफ mv²। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे फॉर्मूले से एक एग्जांपल लेके देखिए। अगर आप 1 मीटर से किसी ऑब्जेक्ट को गिराइएगा तो वो इतनी दूर जाएगा, कहने का मतलब हुआ कि 1 मीटर जाएगा, 2 मीटर जाएगा, और ये क्या हो गया, भविष्यवाणी। और ऐसा हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पे। अब समय आ गया है कि ये सच है या नहीं, इसीलिए अब हम लोग कहाँ चलेंगे, स्टेप नंबर 6। हमने उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से गिराया और वो नीचे आया और वो कितनी दूर गया, हम उसको क्या करेंगे, नाप लेंगे। अब इसके बाद क्या है, 2 रिजल्ट पॉसिबल है, या तो सच हो सकता है या तो झूठ हो सकता है। भविष्यवाणी का एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि हम लोग क्या कर देते हैं, 24 घंटे में क्या होता है, दिन और रात दोनों हो जाता है, तो ये किसी न किसी का क्या होगा, भविष्यवाणी होगा। भविष्यवाणी करने से पहले उन लोगों ने क्या क्या होगा, पहले ऑब्जर्वेशन क्या होगा, उसके बाद क्या क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वो भी किस में, कंट्रोल्ड वे में। उसके बाद एनालिसिस क्या होगा, एनालिसिस भी 2 प्रकार का क्या होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होगा, उसके बाद प्रिडिक्शन किया, तब तो पता चलेगा हम लोगों को कि वो 24 घंटा में दिन और रात जो होता है वो कैसे होता, प्रिडिक्शन है किसी का तभी तो, और वो प्रिडिक्शन क्या था, सही था। तो सब लोग बोले होंगे कि रुक जाओ देखते हैं, 3-4 महीने तक देखते हैं, अगर वो तुम्हारी बातों पे चलता रहा तो सही है, वरना गलत। अगर 4 महीने तक अगर हम लोग जो फॉर्मूला निकाले वो सही हुआ तो क्या होगा, हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अगर 4 महीने तक ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला गलत होगा। अगर जितनी हाइट से अगर हम लोगों ने बताया कि वो वस्तु 1 मीटर से गिरी और 1 मीटर दूरी तक जाएगी, अगर वो वहाँ से 1 मीटर से गिरा और 1 मीटर की दूरी तय कर लिया नीचे ज़मीन पे, तो क्या होगा, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, मतलब हमारा सत्यापन हो गया कि ये बात सही है। लेकिन अगर हम लोग 1 मीटर से ऊपर से गिराए किसी भी ऑब्जेक्ट को और वो 1 मीटर ना चल करके आधा मीटर ही चले या 2 मीटर चल जाए, तो क्या होगा, हमारा जो वेरिफिकेशन है वो फॉल्सिफिकेशन हो जाएगा, मतलब असत्यकरण हो जाएगा। उसमें क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। ये हम लोगों को करके दिखाना पड़ता है, यही हमारा क्या था, स्टेप नंबर 6। अगर ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सही हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, नियम बन जाएगा। हम लोगों ने अब साइंटिफिक मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, गहराई से पढ़ लिया, जो कि हमारे क्या था, साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि में क्या जो डिफाइन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गहराई से अध्ययन करेंगे, है ना, उसका नॉलेज लेंगे, उसको मॉडिफिकेशन करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स के बारे में जान लिया था। अब उस पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट आर द टाइप्स फॉर साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि क्या है और वैज्ञानिक पद्धति के लिए क्या नियम है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, लिखा हुआ है देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, विज्ञान में कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अभी तक जो सिद्धांत दिया गया है उसको क्या है, अभी तक उसको प्रूफ जहाँ तक हुआ है वहाँ तक सही है, लेकिन अगर हम लोग को और उसमें कुछ सबूत मिलता जाता है तो उसको सबूत के आधार पर हम लोग उसका बदलाव कर सकते हैं। हम लोगों को हमेशा नए सिद्धांत के लिए तैयार रहना चाहिए और हम लोग को हमेशा स्वागत करना चाहिए नए सिद्धांतों का और किसी भी घटना फिनोमेना का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जब हम लोग लाइट में देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा उस पर लाइट पड़ती है और वो हमारी आंखों में आती है, तभी तो हम उसको देख पाते हैं। वो कैसे चल के आती है, हाउ इट ट्रेवल्स, क्या वह तीर की तरह सीधा चलकर हमारी आंखों तक आती है, या वो हम
जैसे पानी के तरंगों की तरह आती है। जैसे पानी में जब हम लोग पत्थर मारते हैं तो पत्थर क्या होता है, उसमें जाने के बाद पानी में कंपन उत्पन्न होता है। क्या वो जो लाइट है हमारे पास कंपन के जैसा आता है? यही दो तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। समय समय पर साइंटिस्ट आते गए और बताते गए। किसी ने कहा तीर की तरह सीधी जाती है, किसी ने कहा पानी के तरंगों के जैसे जाती है। सब लोगों ने अपने अपने प्रूफ दिया, सब लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग की, सभी ने प्रिडिक्शन किया, सबके वेरिफिकेशन भी हुए। तो जब एक आता है तो दूसरे को गलत बताता है, अपनी थ्योरी लगाकर वो अपनी थ्योरी सही बताता है। तो हम ये बोल नहीं सकते कि जो पुराना बता के गया था वो ठीक है। साइंस का रूल है हमेशा तैयार रहो आधुनिक के लिए, आधुनिक खोज या नए खोज के लिए। और कोई भी थ्योरी कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं होती जो बदलती नहीं है। सैकड़ों सालों तक हम लोग को लगता था कि अर्थ जो है वो अपनी जगह स्थिर है और सूरज जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, क्योंकि हम लोग को अर्थ सुबह में पूरब में दिखता था और शाम में पश्चिम में दिखता था। फिर साइंटिस्टों ने बताया कि सूरज जो है एक जगह स्थिर है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि नहीं हम कैसे मान लें। ये साइंस के लिए बहुत बुरा काल था। यहाँ तक कि जिसने ऐसा बोला उसको फांसी की सजा हो गई, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है क्या कि हमारे सन के पृथ्वी के चारों तरफ सन घूमता है, और तुम बोल रहे हो कि सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है। तुम नियम को क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। और अब ये इतनी बार नियम बदल चुके हैं कि हम लोग नियम बदलने को ही एक नियम बना देते हैं। जब हम कुछ नया ऑब्जर्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ न कुछ बदलाव करते हैं, क्योंकि प्रकृति इतना बड़ा है, इसमें ना जाने कितने वेराइटियां हैं। मतलब विविधता, मतलब वेराइटी। प्रकृति के बहुत सारे चमत्कार हैं जो कि ये हमारा छोटा सा दिमाग नहीं समझ सकता। हम लोग भी क्या है, नेचर से ही बनते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक छोटे से सेल के रूप में होते हैं और इतने बड़े आदमी बन जाते हैं, और फिर मरते हैं तो फिर उसी नेचर में मिल जाते हैं, मतलब प्रकृति में। तो क्या नेचर, प्रकृति हमारे लिए क्या है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। जब हमें कोई नई चीज़ दिखती है तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, नया चीज़ नया रूल। तो कोई आता है और कहता है ऐसे नहीं ऐसे होगा किसी काम को, तो फिर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम उस अंधे आदमी के जैसा काम करते हैं या उस ग्रुप के जैसा काम करते हैं, जो क्या हो गया कि पता चला कि हाथी आया है तो उस हाथी को क्या कर गए, देखने चले गए। और एक अंधे ने आके यह बताया कि हाथी एक पेड़ के जैसा लंबा होता है और मोटा होता है, और दूसरे अंधे ने बताया नहीं, हाथी कैसा होता है, पहाड़ के जैसा होता है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि उसने पेट पे हाथ लगाया, और पेट, हाथी का पेट कैसा होता, पत्थर के जैसा। तो अब बताइए पहले ने कहाँ हाथ लगाया होगा, तो उसको क्या लगा होगा कि लंबा, पेड़ के जैसा, मोटा होता है। बताइए, उसने पैर को छुआ था। और तीसरे ने क्या बताया कि हाथी सूप के जैसा होता है। इसका मतलब उसने कहाँ छुआ था, उसकी कान को छुआ था। तो हम लोग भी यही करते हैं, नेचर का जो पार्ट हमारे सामने दिखता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रूल बना देते हैं। फिर कोई दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि तुमने तो आगे से देखा था और मैंने पीछे से भी देखा, उसमें पैर भी होता है, पेट भी होता है, आँख भी होता है, ठीक है। तो हम उस पर लड़ने के लिए एकदम तुरंत लड़ने नहीं लगेंगे उससे कि नहीं तुम झूठ बोल रहा है ऐसे वैसे, ठीक है। तो हम उससे बोलेंगे हमने भी देखा और तुमने भी देखा, चलो अब दोनों मिलकर समझते हैं। अब ये हमारा नया नियम बन गया। जब भी कोई नया आइडिया आता है तो उसको हमेशा वेलकम करो, उसका विरोध मत करो। दैट इज, इसका मतलब तभी हम लोग कहते हैं देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। विज्ञान में कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है, समझे आप लोग। चाहे कितने ही बड़े आदमी ने बोला हो कि ऐसा होता है कि हाथी का पेड़ जैसा होता है ये सब, तो हम उसको एकदम नहीं मानेंगे।
न्यूटन और आइंस्टाइन ये हमारे दो विज्ञान के क्या है, महान वैज्ञानिक हैं, और उनकी बोली हुई बहुत चीज़ें हम लोगों ने गलत साबित की हैं। अगर हम लोग ऐसा मान लेते कि आइंस्टाइन ने बोला है तो वो चीज़ ठीक ही होगा, न्यूटन ने बोला है तो ठीक ही होगा। और साइंस में हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए नए सिद्धांतों के लिए। कोई भी गलत बता सकता है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो। बड़ा आदमी का मतलब पैसे से बड़ा नहीं, दिमाग, साइंटिस्ट। अब आगे हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, भौतिकी में सिद्धांत जोर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम किस चीज़ पर जोर डालते हैं, कैसा मेथड अपनाते हैं, किस चीज़ पे जोर डालते हैं। पढ़ने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना है तो आपको रोज़ सुबह उठ के रटना होगा। अगर इंग्लिश पढ़ना है तो उसका किताब हम लोग को बहुत पढ़ना होगा, लिटरेचर पोर्शन। फिजिक्स में हम लोग किस मेथड पर जोर देते हैं जिससे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं? थ्रस्ट एरिया, प्रिंसिपल मेथड ऑफ थ्रस्ट। फिजिक्स पढ़ने का दो तरीका होता है, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। मेथड टू स्टडी फिजिक्स नीचे लिखा हुआ है, यूनिफिकेशन एकीकरण, और दूसरा रिडक्शनिज्म, ठीक है, न्यूनतावाद। ये दो तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का, स्टडी करने का। क्यों है ये दो तरीका पढ़ने का? क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये क्या करता है, फिजिक्स को पढ़ने का बहुत ही आसान करता है। अदरवाइज ये इतनी जटिल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि हम लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग ये दो मेथड अप्लाई करेंगे। पहला, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम चाहते हैं कि इससे पहले हमको दो चीज़ों को समझना होगा। फेनोमेना, क्या? फेनोमेना को समझना होगा, और किसको समझना होगा? प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिसके पास क्या है, मास है, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो उसके पास भी मास हो, और वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? प्रिंसिपल। अब हम लोग फेनोमेना को जानेंगे। फेनोमेना है द वाटर फ्लोज डाउन सेंटर टू द अर्थ। गड्ढा करते जाओ, वो नीचे जाता चला जाएगा। उसका निशाना कौन है? पानी का निशाना कौन है? वो सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब वो गड्ढा करते जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, चलता जाएगा। दूसरा फेनोमेना समझते हैं, क्या? पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी एक क्या है? फेनोमेना है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, क्या है? ब्रह्मांड फैल रहा, ये भी क्या है? एक फेनोमेना है। फेनोमेना का अर्थ होता है घटना। ये सब क्या है? फेनोमेना है, घटना है। इसको सबको हम क्या करते हैं? अलग अलग स्टडी करते हैं, और सबके रूल्स अलग अलग होते हैं। ऐसे करके हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत सारे रूल्स याद किए होंगे, और एक एक करके हम लोगों ने 100 फेनोमेना के प्रूफ्स याद कर लिए हैं। हमारा बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत सारा कंक्लूजन क्रिएट हो, क्योंकि हमको 100 चीज़ें याद करनी थी। इसके बजाय फिजिक्स प्रीफर करता है कि आप एक चीज़ याद रखो, द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल। पानी नीचे क्यों जाता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, क्यों? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टार्स का एवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब स्टार्स का जब एनर्जी खत्म होता है तो अपना बहुत सिकुड़ जाता है, इतना सिकुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे को तोड़ देते हैं और एकदम छोटा सा डेंस पार्टिकल बन जाते हैं। यही क्या है? ब्लैक होल की उत्पत्ति का कारण है। क्या कारण उनको सिकुड़ने का? वो ऐसे स्थिर क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे फेनोमेना के पीछे एक सिंगल लॉ का हाथ है, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम एकीकरण बना ले। ऐसा मानिए कि एक हम लोग चाबी ऐसा बना ले जिससे हम लोग क्या करें, 100 ताले को एक ही चाबी से खोल ले। तो ये हमारे लिए आसान होगा ना, कि 100 ताला है और 100 चाबी है और सबको खोलना है, तो ये हमारे लिए मुश्किल काम है। लेकिन 100 तालों का एक चाबी होगा तो ये काम हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, अब सोचिए उतने सारे तालों को अगर एक चाबी खोल दे
तो क्या करेंगे, हाँ चलो हम उस चाबी को ध्यान से याद कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो कौन सा चाबी है जो सारे तालों को खोल देता है। ना कि हम हर एक ताले के लिए क्या करेंगे, अलग अलग चाबी को याद रखेंगे कि इस ताले का चाबी ये है, इस ताले का चाबी ये है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि क्या है, ग्रेविटी सब के बारे में जान रहे हैं। हर चीज़ में ग्रेविटी, सूरज के चारों ओर घूरने के लिए क्या है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो ग्रेविटी है। पानी क्या है, सेंटर के अर्थ सेंटर में जाना चाहता है, पृथ्वी के सेंटर में, वो क्या है, ग्रेविटी है। इसी प्रकार से नेचर का हम लोग को चाबी मिल जाए कि इतने सारे चीज़ों को याद करने के लिए क्या हमको याद करना होगा, जो सारे फिनोमेना को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सारे फिनोमेना को एक ही लॉ कंट्रोल करता है। तो चलो हम उस लॉ को स्टडी कर लेते हैं। अगर हम उस लॉ को स्टडी कर लेते हैं तो हम हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हमारा अटेंशन, हमारा थ्रस्ट, हमारा जोर किस पे रहेगा, टू स्टडी दैट सिंगल लॉ, उस एक नियम के लिए। उसको हम लोग को पढ़ लेना है, उसी से सारा काम होगा, जो बहुत सारी घटनाओं को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज थ्रस्ट ऑफ यूनिफिकेशन, एकीकरण पर जोर। लेकिन अभी तक हम उस लॉ को क्या है, पता नहीं लगा पाए हैं। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 100 फिनोमेनास को देखते हैं और उसका क्या करते हैं, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि इस 100 फिनोमेना के पीछे ग्रेविटेशनल लॉ है और दूसरे 100 के पीछे कोई दूसरा फॉर्मूला है, ये इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या, दूसरा कोई फॉर्मूला याद करेंगे। इसीलिए हमने देखा कि हमारे नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला ही काफ़ी है। कितने फिनोमेना के लिए, 1 मिलियन फिनोमेना के लिए 100 लॉ ही काफ़ी है। हम लोग ऐसा बना लेते हैं ग्रुप। हम लोग 1 लाख फिनोमेना को याद नहीं कर सकते, लेकिन 10 लॉ को तो याद कर सकते हैं। 11th-12th में तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से ज़्यादा लॉ को याद करेंगे। बहुत सारे फिनोमेना को एक लॉ से एक्सप्लेन करना, यही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन, एकीकरण। अब आप लोग इससे समझ गए होंगे कि यूनिफिकेशन क्या है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जिनको दोनों में लिखना है वो दोनों में लिख सकते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। Efforts are made to explain different phenomena in nature on the basis of one or minimum law. हिंदी में समझेंगे, प्रकृति में विभिन्न घटनाओं को एक या न्यूनतम कानूनों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड, वाटर फ्लोइंग टू डाउन, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सभी घटनाएं एकल नियम के आधार पर समझाया हुआ गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा नियम क्या है, रिडक्शनिज्म, न्यूनतावाद। ये सेकंड थ्रस्ट एरिया है किसका, फिजिक्स का। रिडक्शन मीन्स क्या है, रिड्यूस करना, मतलब कम करना। इसमें हम किसी भी प्रोसेस को कम कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं, मतलब छोटा छोटा कर देते हैं। हमें एक बड़ी सी चीज़ समझनी है कि हमारे पावर हाउसेस में कोयले से बिजली कैसे बनती है। कोयले से बिजली बनाने का जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम उस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं तो उस प्रोसेस के हम छोटे छोटे हिस्से कर लेते हैं। जब हमने कोयले को जलाया तो कोयले को जलाने के बाद उसमें से हीट निकली, कोयला को जलाते हैं तो कोयला को जलाने पे क्या हुआ, कार्बन का रिएक्शन हुआ और हीट प्लस CO2 निकला। तब हम समझे कि एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी से क्या हो गई, हीट एनर्जी में बदल गया। उसके बाद हमने बोला कि हीट एनर्जी से हमने पानी को, वाटर को गर्म किया और उसे स्टीम में कन्वर्ट किया। और जब वो स्टीम बनता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टीम को एक छोटे से जगह में रखेंगे, डिब्बे में रखेंगे और उसमें एक पिस्टन लगा देंगे।
यहाँ पर हम लोग घर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब कुकर में हम लोग पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है, नीचे से हम लोग हीट देते हैं और ऊपर में पानी क्या होता है, गर्म। और गर्म होने के बाद क्या होता है, उसमें स्टीम बनता है। और स्टीम क्या होता है, जो सीटी का जो रास्ता होता है उसमें क्या होता है, अगर सीटी नहीं लगा होता बहुत तेजी से निकलता है नहीं, लेकिन अगर सीटी लगा देते हैं तो क्या करता है, वो आवाज़ करने लगता है। वहाँ क्या हो गया, स्टीम एनर्जी, जो एनर्जी निकला था वो क्या हो गया, साउंड में कन्वर्ट हो गया। और उसके पास क्या होगी, काइनेटिक। वो जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम के पास, उसको हमने एक पंखे के ब्लेड पे गिराया। उस पंखे का नाम है टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड पर जब हम लोग स्टीम गिराते हैं तो क्या होता है, टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देता है। स्टीम में जितना इतना फोर्स होता है कि वो तेजी से क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। ये क्या हो गया, रोटेशनल एनर्जी आ गया कहाँ, टरबाइन में। उस टरबाइन के शेफ्ट में हम लोगों ने क्या, इलेक्ट्रिकल कॉइल लगा दिया। और उस इलेक्ट्रिकल कॉइल के चारों तरफ हमने मैग्नेट लगा दिया उसमें। और हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडे। ये लॉ ये बताता है, जब कोई कॉइल मैग्नेट के बीच में घूमती है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। अब हमको कॉइल से क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी। घुमाने के लिए एनर्जी हमको किसने दी, टरबाइन ने। टरबाइन के पास एनर्जी किससे आई, स्टीम से। स्टीम के पास एनर्जी कहाँ से आई, गर्म पानी से। पानी गर्म किससे हुआ, कोयले से। और इस तरह से हमने घर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और हमने घर पर 2 तार लगाए और घर में हमने बल्ब जला लिया। यही वो तरीका होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, पावर हाउस हम लोगों को क्या क्या देते हैं, बिजली देते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि समझ में आया, तो बोलेंगे हाँ समझ में आ गया। लेकिन अब कैसे समझ में आया, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, इतने कॉम्प्लेक्स पार्ट को क्या किया, जटिल पार्ट को हमने तोड़ तोड़ कर पढ़ा। इससे हम लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया। हमने पढ़ा कन्वर्टेड कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ के पढ़ लिया। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक बड़े से पार्ट को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर या तोड़ कर पढ़ते हैं। कन्वर्टिंग कोल इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल प्रोसेसेस, इसको क्या कहें हम लोग पढ़ेंगे, क्या रिडक्शनिज्म इसको कहेंगे। दिस मेथड इज नोन एज रिडक्शनिज्म, न्यूनतावाद। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड और डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल कंस्टिट्यूएंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट, दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। एक बड़े या एक जटिल प्रणाली के गुणों को समझने या प्राप्त करने के लिए इसके सरल घटना के गुणों को ध्यान में रखा जाता है। इस दृष्टिकोण को न्यूनीकरण कहते हैं। सॉरी, न्यूनीकरण लिखा गया यहाँ पर न्यूनतावाद कह देंगे। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ कोल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर हाउस is a complex process, but it can be understood if divided into small parts, each based on different principle of physics. पावर हाउस में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस भौतिक